नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर, संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स। और ख़ास तौर पर हम लेल लोन्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास इस किताब का सार है और कुछ नोट्स भी हैं कि भाई इन्हें असल ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। जी। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से सबसे काम की सबसे असरदार बातें निकालें। किताब में एक बड़ा दावा है कि जीवन में आप मानिए 85% सफलता तो अच्छे कम्युनिकेशन से ही आती है। तो देखते हैं कि इन 92 लिटिल ट्रिक्स में से कौन सी बातें हैं जो वाकई हमारी बातचीत को बेहतर बना सकती हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये किताब 9 हिस्सों में बंटी है और जैसा आपने कहा 92 तकनीकें हैं इसमें। ये मतलब पहली मुलाकात से लेकर गहरे रिश्ते बनाने तक हर चीज को कवर करती है। अब जाहिर है सभी 92 पर तो आज बात नहीं हो पाएगी, पर हम कुछ खास एरिया और उनकी जो सबसे असरदार तकनीकें हैं उन पर फोकस करेंगे और थोड़ा उनके पीछे का मनोविज्ञान भी समझेंगे ताकि लोग आसानी से इन्हें अपना सकें। बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली छाप से। कहते हैं कि पहली मुलाकात का 80% से ज्यादा असर तो बिना कुछ बोले ही पड़ जाता है। जी हाँ। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे के भाव, ये सब बहुत मायने रखते हैं। थोड़ा दबाव जैसा लगता है ये तो। हाँ, ये सच है, पर इसे दबाव की तरह नहीं, एक अवसर की तरह देखना चाहिए शायद। आपकी उपस्थिति, आपका अंदाज, ये सब बिना शब्दों के बहुत कुछ कह देते हैं। और यहीं पर पहली तकनीक आती है जिसे किताब में द फ्लडिंग स्माइल कहा गया है, दिल खोल कर मुस्कुराना। फ्लडिंग स्माइल, ये मतलब आम मुस्कान से अलग कैसे? रहे हैं उनके व्यक्तित्व को महसूस कर रहे हैं। और फिर एक धीमी, बड़ी, गर्मजोशी मुस्कान वो अपने चेहरे और आंखों तक आने दें। अच्छा। ये वो जो झट से थोड़ी बनावटी सी मुस्कान होती है ना, उससे कहीं ज्यादा असरदार है। अच्छा, तो ये जो धीमापन है इससे वो ज्यादा सच्ची लगती है। बिल्कुल। इसके पीछे का मनोविज्ञान यही है कि ये एक सोची समझी सच्ची गर्मजोशी का संकेत देती है, न कि कोई रटी रटाई प्रतिक्रिया। हमारा अवचेतन मन इसे ज्यादा आसानी से अपनाता है। सोचिए, जैसे नौकरी के इंटरव्यू में आप अंदर आए, इंटरव्यू लेने वाले को देखा, एक पल रुके और फिर मुस्कुराएं। ये दिखाता है कि आप बस रस्म नहीं निभा रहे, आप उस पल में मौजूद हैं, ध्यान दे रहे हैं। ये दिलचस्प है। और आंखों का क्या? मुझे याद है किताब में स्टिकी आईज की बात थी, नजरें टिकाए रखना। ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? ये एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, पर हाँ, इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना जरूरी है। इसका मतलब घूरना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति बात करना बंद कर दे तो आप तुरंत अपनी नजरें ना हटाएं, बस 1 या 2 सेकंड और उनकी आंखों में देखें, फिर धीरे धीरे जैसे थोड़ी अनिच्छा से नजरें हटाएं। ऐसा लगे जैसे आपकी नजरें उन पर चिपक सी गई थीं। ये वो जो घबराहट में लोग इधर उधर देखते हैं ना, उससे कहीं बेहतर है। लेकिन वो 1-2 सेकंड ज्यादा लंबा तो नहीं लगेगा? इसका संतुलन कैसे बिठाएं? हाँ, वो अभ्यास से आता है और ये दिखाता है कि आप उनकी बातों में सच में रुचि ले रहे हैं, गहरे तक। जैसे कोई परफॉर्मेंस रिव्यू चल रहा हो तो बॉस को लगेगा कि आप उनकी बात पूरी तरह सुन और समझ रहे हैं, या जब कोई करीबी आपसे कुछ जरूरी बात कर रहा हो तो ये आपकी गंभीरता दिखाता है। सामाजिक स्थितियों में भी ये काम करता है। किताब ये भी कहती है कि शायद पुरुषों के साथ थोड़ी कम और महिलाओं के साथ थोड़ी ज्यादा देर नजरें टिकाना बेहतर हो सकता है, पर ये माहौल पर भी निर्भर करता है। मुख्य बात है ध्यान देना और एक जुड़ाव महसूस कराना। समझ गया। एक और तकनीक जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया वो थी हेलो ओल्ड फ्रेंड। किसी अजनबी से ऐसे मिलें जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो जिसे आप सालों बाद मिल रहे हैं। ये तो पूरी तरह से एक मानसिक खेल हुआ। हाँ, है तो मानसिक खेल, लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। इसके पीछे सोच ये है कि आपकी मानसिकता आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज के लहजे को सीधा प्रभावित करती है। अगर आप मन में सोचते हैं अरे ये तो मेरा पुराना दोस्त है, तो आपकी मुस्कान ज्यादा सच्ची होगी, है ना? बिल्कुल। आपका हाथ मिलाना ज्यादा गर्मजोशी भरा होगा, आवाज ज्यादा स्वागत करने वाली लगेगी। ये अजनबियों से मिलने की जो झिझक होती है उसे कम कर देता है। क्या वाकई? मतलब इतना फर्क पड़ जाता है? स्रोत में एक मार्केटिंग प्रोफेशनल का उदाहरण दिया है जिसने नेटवर्किंग इवेंट्स में इसका इस्तेमाल करके 30% ज्यादा सौदे पक्के किए हैं। अरे वाह! क्योंकि उसकी बातचीत ज्यादा स्वाभाविक लगने लगी, कम तनावपूर्ण हो गई। इसे आप साथी के परिवार से पहली बार मिलते समय आजमा सकते हैं, या नई नौकरी के पहले दिन। अभ्यास के लिए
किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे आप सच में पसंद करते हैं। उस गर्मजोशी को महसूस कीजिए और फिर उस भावना को अगली बार किसी अजनबी से मिलते समय याद रखिए। कमाल है। और फिर वो द बिग बेबी पिवट वाली बात भी थी। जब कोई तीसरा व्यक्ति बातचीत में आए तो सिर्फ सिर हिलाने की बजाय पूरा शरीर घुमाकर स्वागत करना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ सिर हिलाना या नजरें घुमाना काफी नहीं होता। जब आप अपना पूरा शरीर नए आने वाले व्यक्ति की ओर घुमाते हैं, एक गर्मजोशी भरी मुस्कान देते हैं, तो ये दिखाता है कि आप उन्हें पूरी तरह से शामिल कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी प्यारे बच्चे को देखकर उत्साहित होते हैं और पूरा ध्यान देते हैं ना। हाँ। ये उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराता है। डिनर पार्टियों में या ऑफिस की मीटिंग्स में ये सबको साथ लेकर चलने का एक बेहतरीन तरीका है। तो ये तो हुए कुछ बिना बोले प्रभाव डालने के तरीके। लेकिन फिर सवाल आता है, भाई हाय कहने के बाद क्या? छोटी मोटी बातचीत मतलब स्मॉल टॉक, ये कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल, और किताब इसके लिए भी कुछ मजेदार तकनीकें देती है। एक है ऑलवेज वेयर अ व्हाट्सएट। व्हाट्स इट? हाँ, मतलब कुछ अनोखा पहने या अपने साथ रखें। कोई ऐसी चीज जो थोड़ी हटकर हो और लोगों को आपसे बात शुरू करने का एक बहाना दे दे। अच्छा, जैसे कि क्या, कोई अजीब सी टोपी पहन लें। जरूरी नहीं कि अजीब हो, बस ध्यान खींचने वाली हो। जैसे कोई अनोखी घड़ी, कोई दिलचस्प सा नेकलेस या लैपटॉप पर लगा कोई मजेदार स्टिकर। या आपकी प्रोफेशन से जुड़ी कोई चीज हो सकती है, जैसे किसी आर्किटेक्ट के पास एक खास तरह का पेन हो। ये एक तरह से कॉन्वर्सेशन स्टार्टअप बन जाता है। लोग पूछ सकते हैं, अरे वाह, ये क्या है, और बस बातचीत शुरू। हाँ, ये तो कोई भी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चुन सकता है। जैसे शायद कोई अंतर्मुखी व्यक्ति हो तो वो कोई दिलचस्प किताब लेकर चल सकता है, या फोन का कवर कुछ अलग हो। सही कहा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का उदाहरण है जो सम्मेलनों में विंटेज बैंड की टी शर्ट पहनता था। अच्छा, नतीजा, संगीत पर ढेरों बातें हुई और उसे 3 नौकरी के प्रस्ताव भी मिले। ये दिखाता है कि ये छोटी सी चीज भी कैसे कनेक्शन बना सकती है। वाह। और फिर वो तकनीक थी नेवर द नेकेड सिटी। जब कोई पूछे आप कहाँ से हैं तो सिर्फ शहर का नाम न बताएं। ये मुझे दिलचस्प लगी। हाँ, क्योंकि सिर्फ शहर का नाम बता देने से बातचीत वहीं रुक सकती है। बेहतर ये है कि सुनने वाले की रुचि के हिसाब से अपने शहर के बारे में 1-2 दिलचस्प बातें और जोड़ दें। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सुनने वाले की रुचि क्या है? आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं या फिर कुछ अलग-अलग तरह के फैक्ट्स तैयार रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप शिकागो से हैं और किसी खाने के शौकीन से बात कर रहे हैं, तो कह सकते हैं, शिकागो डीप डिश पिज्जा का घर, हालांकि हम लोकल लोग तो पतली परत वाला ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, अच्छा। अगर किसी बिजनेस वाले से मिल रहे हैं तो कहें, शिकागो मिडवेस्ट का फाइनेंशियल हब। आर्किटेक्चर में रुचि रखने वाले को बताएं, शिकागो जहां गगनचुंबी इमारत का आविष्कार हुआ। इसके लिए अपने शहर के बारे में 5-7 रोचक तथ्य तैयार रखना एक अच्छा आइडिया है। ये बढ़िया तरकीब है। और एक तकनीक जो सुनने में बहुत ही सरल लगी वो थी पैरोटिंग, तोते की तरह दोहराना। क्या ये सच में काम करती है? मतलब सिर्फ आखिरी के कुछ शब्द दोहराना। सुनने में सरल है, लेकिन ये आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी है। जब आप किसी के आखिरी कुछ शब्दों को सवाल पूछने वाले लहजे में दोहराते हैं, तो ये 2 काम करता है। एक, ये दिखाता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, और 2, ये उन्हें और ज्यादा बताने के लिए प्रोत्साहित करता है बिना आपको कोई मुश्किल सवाल सोचे। कोई उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे आपका सहकर्मी कहता है, मैं आने वाली प्रेजेंटेशन को लेकर थोड़ा स्ट्रेस में हूं। आप बस कहें, आने वाली प्रेजेंटेशन? वो शायद खुद ही आगे बताने लगेंगे, हाँ यार, अगले हफ्ते बोर्ड के सामने बजट पेश करना है। स्रोत में एक कार सेल्समैन का मजेदार किस्सा भी है। ग्राहक ने कहा, मुझे यकीन नहीं कि ये कार मेरे लिए सही है। सेल्समैन ने बस दोहराया, आपके लिए सही है। और फिर? और ग्राहक ने अपनी जरूरतों के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया, और अंत में एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली। अरे वाह। थेरेपिस्ट भी इसका काफी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो मैंने देखा है। तो ये सिर्फ दोहराना नहीं है, बल्कि आगे बोलने के लिए एक तरह से दरवाजा खोलना है। ठीक है, तो हमने पहली छाप और छोटी बातचीत पर बात की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किताब में वीआईपी की तरह बात करने के तरीके भी बताए गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड और ज्यादा आकर्षक लगें। एक तकनीक है योर पर्सनल थिसॉरस, यानी अपना निजी शब्दकोश बनाना। अच्छा। मतलब आम शब्दों की जगह थोड़े बेहतर,
ज्यादा सटीक शब्दों का इस्तेमाल करना। जैसे अच्छा की जगह। उत्कृष्ट, असाधारण, उल्लेखनीय। बुरा की जगह दुर्भाग्यपूर्ण, चिंताजनक या आदर्श नहीं। बड़ा की जगह पर्याप्त, महत्वपूर्ण या काफी। इससे आपकी बात में वजन आता है। पर हाँ, यहाँ संतुलन जरूरी है। ऐसा न लगे कि आप जानबूझकर भारी भरकम शब्द फेंक रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा बनावटी लग सकता है। तो इसका इस्तेमाल कब और कैसे करें? जैसे नौकरी के इंटरव्यू में ये कहने के बजाय कि मैं लोगों के साथ अच्छा हूँ, कहें मैं विभिन्न हितधारकों के साथ तालमेल बनाने में उत्कृष्ट हूँ। अच्छा। डेट पर ये अच्छा रेस्टोरेंट है के बजाय कहें जगह का क्या शानदार चुनाव है। धीरे धीरे अपनी शब्दावली बढ़ाएं। हर हफ्ते एक आम शब्द चुनकर उसके 3 बेहतर विकल्प ढूंढें और उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और एक और तकनीक थी कम्युनिकेशन, मतलब आपसे वाक्य शुरू करना। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप शब्द सीधे सुनने वाले को संबोधित करता है। इससे उनका ध्यान तुरंत आपकी तरफ आता है और वो ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये बातचीत को मैं या मुझे पर केंद्रित होने से बचाता है। तो जैसे मुझे लगता है ये तरीका काम करेगा के बजाय आप कहें, आप पाएंगे कि यह तरीका विशेष रूप से प्रभावी है। क्योंकि प्रदर्शन समीक्षा में कहें आपने असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। बिक्री में आपको इन सुविधाओं से बहुत लाभ होगा। रिश्तों में आप मुझे बहुत खुश महसूस कराते हैं। जब ये सुनने वाले को बातचीत के केंद्र में रखता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका मनोवैज्ञानिक असर तो जरूर होता होगा। अब आते हैं तालमेल बनाने पर, रेपो बिल्डिंग। कहते हैं लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। किताब इसके लिए क्या सुझाव देती है? एक मुख्य तकनीक है बी अ कॉपी कैट, यानी नकलची बने, पर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से। नकलची बनना? हाँ, मतलब दूसरे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज या बोलने की गति या ऊर्जा के स्तर की हल्की सी नकल करना। ये अवचेतन स्तर पर काम करता है। जब कोई हमारे जैसा व्यवहार करता है तो हमें अनजाने में ही सहज महसूस होता है। लेकिन अगर ये पकड़ा गया तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? हाँ, यही इसका राज है। इसे सूक्ष्म रखना है, बहुत हल्का सा। जैसे अगर इंटरव्यू लेने वाला थोड़ा आगे झुकता है तो कुछ सेकंड बाद आप भी थोड़ा सा झुक सकते हैं। अगर कोई धीरे बोल रहा है तो आप भी अपनी गति थोड़ी धीमी कर सकते हैं। अगर कोई बहुत उत्साहित है तो आप भी थोड़ी ऊर्जा दिखा सकते हैं। अच्छा। पर ध्यान रहे, तुरंत नकल ना करें। थोड़ा रुक कर अजीब आदतों या नकारात्मक हाव-भाव की नकल बिल्कुल ना करें। और अगर आपको लगे कि सामने वाले ने नोटिस कर लिए है तो तुरंत रुक जाएं। ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है, ध्यान रखना पड़ेगा। और एक तकनीक थी पोटेंट इमेजिंग, उनकी दुनिया के रूपक इस्तेमाल करना। ये क्या है भला? ये बहुत ही रचनात्मक तकनीक है। इसका मतलब है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उनकी रुचियों, उनके पेशे या उनकी दुनिया से जुड़ी उपमाएं और रूपक अपनी बातचीत में इस्तेमाल करें। ये दिखाता है कि आप न सिर्फ उन्हें सुन रहे हैं बल्कि उनकी दुनिया को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। उदाहरण देखें, मान लीजिए मैं किसी खिलाड़ी से बात कर रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को ओलंपिक की तैयारी की तरह समझिए। हमें लगातार अभ्यास और फोकस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। किसी शेफ से बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं, हमें इस आइडिया को थोड़ा मैरिनेट होने देना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए। किसी संगीतकार से, लगता है हम अभी इस मुद्दे पर पूरी तरह सुर में नहीं हैं, लेकिन सही तालमेल बिठा लेंगे। ये दिखाता है कि आप उनकी भाषा बोल रहे हैं, उनकी दुनिया को समझ रहे हैं। ये वाकई में तालमेल बनाने का एक गहरा तरीका है, पर इसके लिए सामने वाले को ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब प्रशंसा पर आते हैं। किताब कहती है प्रशंसा की शक्ति बनाम चापलूसी की मूर्खता। इन दोनों में क्या फर्क है और अच्छी प्रशंसा कैसे की जाए? देखिए, चापलूसी अक्सर सतही लगती है, थोड़ी बनावटी, जबकि सच्ची प्रशंसा विशिष्ट होती है, ईमानदार लगती है। एक दिलचस्प तकनीक है ग्रेप वाइन ग्लोरी, यानी तीसरे पक्ष के माध्यम से प्रशंसा करना। मतलब किसी और से तारीफ करवाना। हाँ, एक तरह से आप किसी की तारीफ सीधे उससे ना करके किसी और से करें, इस उम्मीद में कि बात उस तक पहुंच जाएगी। जैसे अपने सहकर्मी के मैनेजर से कहें, पता है सारा की कल की प्रेजेंटेशन कमाल की थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। या किसी पार्टी के मेजबान से कहें, आपका दोस्त अमित तो बहुत मजाकिया है, महफिल में जान डाल दी। जब ये बात घूम फिर कर उस व्यक्ति तक पहुंचती है तो ये ज्यादा सच्ची और ज्यादा वजनदार लगती है, क्योंकि ये सीधे तारीफ पाने के लिए नहीं कही गई थी। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है।
अच्छा, और द किलर कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये नाम थोड़ा डरावना सा है। किलर इसलिए क्योंकि ये बहुत प्रभावी होती है, एकदम निशाने पर लगती है। ये तारीफ आप बातचीत के अंत में विदा लेते समय देते हैं, और ये किसी सामान्य चीज की नहीं, बल्कि एक विशिष्ट, अनोखी और सकारात्मक गुणवत्ता की तारीफ होती है जिसे आपने सच में नोटिस किया है। अच्छा, जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे किसी सहकर्मी से जाते जाते कहें, मैं सच में इस बात की तारीफ करता हूं कि आप हमेशा इतने विचारशील सवाल पूछते हैं जो सीधे मुद्दे की जड़ तक पहुंच जाते हैं। या डेटिंग पार्टनर से, आप में ये कमाल की बात है कि आप ग्रुप में सबको कितना शामिल महसूस कराते हैं। ये इसलिए असरदार है क्योंकि ये विशिष्ट है, ये दिखाती है कि आपने ध्यान दिया है, और ये आखिरी बात होती है जो आप कहते हैं, इसलिए ज्यादा देर तक याद रहती है। समझ गया। ये सामान्य आप अच्छे लग रहे हैं से कहीं ज्यादा गहरी और यादगार है। अब बात करते हैं नेटवर्किंग इवेंट्स की। कई लोगों के लिए तो ये बुरे सपने जैसे होते हैं। किताब कहती है एक राजनेता की तरह पार्टी में काम करें। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है थोड़ा रणनीतिक बने, घबराकर किसी कोने में ना छुपे। तकनीक 72 है, रबरनेक द रूम। कमरे का रणनीतिक सर्वेक्षण करना, मतलब कमरे में घुसने से पहले दरवाजे पर एक पल रुके और पूरे कमरे पर एक नजर डालें। दरवाजे पर रुककर? लोग देखेंगे नहीं? अजीब नहीं लगेगा? नहीं, घूरना नहीं है, बस एक पल के लिए रुककर एक जायजा लेना है। देखें कि कहाँ ज्यादा लोग हैं, कहाँ कम, कौन सी ग्रुप्स ज्यादा खुले और आमंत्रित करने वाले लग रहे हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिससे आप जरूर मिलना चाहते हैं? गहरी बातचीत के लिए शांत कोने कहाँ हैं? इससे आप कमरे में घुसने से पहले ही एक मानसिक नक्शा बना लेते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की तैयारी है। फिर क्या करें? फिर अपनी रणनीति बनाएं। तय करें कि आपका लक्ष्य क्या है। किसी एक खास व्यक्ति से मिलना है या कई नए संपर्क बनाने हैं। फिर अपना रास्ता चुनें। शायद पहले किसी आसान दिखने वाले ग्रुप से बात शुरू करें, थोड़ा वार्म अप हो जाए। स्रोत में एक युवा पेशेवर का उदाहरण है जिसने इस तकनीक से सम्मेलनों में 3 संभावित मेंटर्स और 2 नौकरी के इंटरव्यू हासिल किए। अरे वाह! क्योंकि उसने सही लोगों से सही समय पर संपर्क साधा, बिना घबराए। और जब आप लोगों से मिल लेते हैं, उनके बिजनेस कार्ड का क्या करें? किताब में द बिजनेस कार्ड दोसियर का जिक्र है। लिख लें जो आपको बातचीत से याद रहीं, जैसे उनके शौक क्या हैं, बच्चों के बारे में कुछ बताया हो, कोई हालिया यात्रा, कोई चुनौती जिसका उन्होंने जिक्र किया, और सबसे जरूरी, आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं या बातचीत को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। ये तो थोड़ी जासूसी जैसा नहीं लग रहा? हल्की हंसी, जासूसी नहीं, बल्कि याददाश्त को ताज़ा रखने और रिश्ते को आगे बढ़ाने का तरीका है। मान लीजिए आपने लिखा, नेटवर्किंग इवेंट में मिले 8 साल के जुड़वां बच्चे अगले महीने डिज्नी वर्ल्ड जाने वाले हैं। टीम कम्युनिकेशन से परेशान, क्राफ्ट बियर पसंद है। ठीक है। अब 2 हफ्ते बाद आप उन्हें डिज्नी वर्ल्ड टिप्स पर कोई अच्छा लेख ईमेल कर सकते हैं, और साथ में लिख सकते हैं कि कभी क्राफ्ट बियर पर, टीम कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पर बात करना चाहेंगे। ये छोटा सा व्यक्तिगत स्पर्श आपको उनकी नजर में यादगार बना देगा। हाँ, ये वाकई में रिश्तों को गहरा बनाने का तरीका है, सिर्फ कार्ड इकट्ठा करना नहीं। ठीक है, अब अंत में मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की कुछ तकनीकें, ये भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, तकनीक 86 है, एम्प्टी देयर टैंक्स, यानी उन्हें अपनी बात पूरी तरह से कहने दें, उन्हें व्यक्त करने दें। जब कोई बहुत परेशान हो या नाराज हो या बस अपनी भड़ास निकालना चाहता हो, तो उन्हें बीच में टोके बिना अपनी पूरी बात कहने का मौका दें। लेकिन अगर वो गलत हो तो हमें उन्हें सही नहीं करना चाहिए। देखिए, उस वक्त मुद्दा सही या गलत का नहीं होता, मुद्दा होता है उन्हें सुना हुआ महसूस कराने का। ग्राहक सेवा में किसी नाराज ग्राहक से कहें, मैं समझ सकती हूँ, ये जरूर बहुत निराशाजनक रहा होगा, प्लीज मुझे विस्तार से बताइए क्या हुआ, और फिर ध्यान से सुने, बिना टोके। रिश्ते में अगर साथी तनाव में है तो कहें, लगता है तुम बहुत परेशान हो, मुझे सब बताओ। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना और समझा गया है, तभी वो आपकी बात सुनने या किसी समाधान को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। पहले उन्हें अपना टैंक खाली करने दे। ये तो धैर्य की परीक्षा है, लेकिन बात समझ में आती है। और एक आखिरी तकनीक जो मुझे बहुत सकारात्मक लगी, बटरकप्स फॉर देयर बॉस। ये क्या है? ये बहुत ही प्यारी और असरदार तकनीक है। जब आपको कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, दुकान में किसी कर्मचारी से बहुत अच्छी, असाधारण सेवा मिले, तो उसकी तारीफ करते हुए उसके बॉस या कंपनी को एक छोटा सा ईमेल या पत्र लिखें। इसका क्या फायदा? अगली बार शायद अच्छी सर्विस मिलेगी इसलिए। वो तो शायद मिले ही, लेकिन इसका असर उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है।
सोचिए उस कर्मचारी के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी, उसे कितनी खुशी और प्रेरणा मिलेगी। स्रोत में कई उदाहरण हैं कि कैसे इस छोटी सी कोशिश से कर्मचारियों को प्रमोशन मिला, बोनस मिला, पहचान मिली। अच्छा, ये सकारात्मकता फैलाने का और अच्छी सेवा को प्रोत्साहित करने का एक शानदार तरीका है। इसे लागू करने के लिए बस कर्मचारी का नाम पूछ लें, उनकी अच्छी सेवा का जिक्र करें, बॉस या कंपनी की संपर्क जानकारी ढूंढें, आजकल ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है, और उन्हें एक छोटा सा नोट भेज दें। तो ये थी कुछ तकनीकें। इतनी सारी जानकारी के बाद निचोड़ क्या है? क्या हम सब इन तकनीकों को सीखकर एकदम करिश्माई बन सकते हैं? देखिए, निचोड़ ये है कि प्रभावी संचार कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से मिलती है और जिसे बदला नहीं जा सकता। ये एक कौशल है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, अभ्यास से बेहतर किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं या कोई नई भाषा। किताब की ये 92 तकनीकें असल में उपकरण हैं, टूल्स हैं। सफलता सभी 92 में एक साथ महारत हासिल करने की कोशिश में नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा तकनीकों को चुनकर उन्हें लगातार अभ्यास में लाने से मिलती है। तो शुरुआत कैसे करें? एक साथ सब कुछ आजमाना तो शायद बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, एक रणनीति बना सकते हैं। शायद बिल्कुल मूल बातों से शुरू करें, जैसे वो फ्लडिंग स्माइल या स्टिकी आइज। फिर बातचीत की तकनीकों पर ध्यान दें, जैसे पैरोटिंग करना या बेहतर शब्दों का प्रयोग करना। फिर धीरे धीरे थोड़ी उन्नत तकनीकों पर आएं, जैसे नकल करना या रूपक इस्तेमाल करना। हर हफ्ते बस 1 या 2 तकनीकों पर फोकस करें। और अपनी प्रगति को ट्रैक करने का कोई तरीका? कैसे पता चलेगा कि कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ, एक छोटी डायरी या नोट्स रखना मददगार हो सकता है। लिखें कि आपने कौन सी तकनीक इस्तेमाल की, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही, क्या कोई नया अवसर बना उस बातचीत से, और आप खुद उस तकनीक के साथ कितने सहज महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे अभ्यास से ही आपकी आदत बन जाएंगी, आपका स्वाभाविक तरीका बन जाएंगी। स्रोत कहते हैं कि 3 से 6 महीने के लगातार अभ्यास से लोग आपको ज्यादा करिश्माई और प्रभावशाली मानने लगेंगे, भले ही वो ठीक-ठीक न बता पाएं कि आप में क्या बदला है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि संचार में छोटे सोचे समझे बदलाव हमारे रिश्तों और सफलता पर वाकई में बड़ा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये तकनीकें दूसरों को मैनिपुलेट करने, मतलब अपने हिसाब से चलाने के लिए नहीं है। जब इन्हें ईमानदारी से और सच में दूसरों से जुड़ने की नीयत से इस्तेमाल किया जाता है, तभी ये सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं। ये समझ और जुड़ाव बढ़ाने के उपकरण हैं। और अब श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार। इन सब तकनीकों को जानने के बाद अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सचेत रूप से जानबूझकर सिर्फ एक तकनीक चुनें, कोई भी एक जो आपको दिलचस्प लगी हो, और उसे लागू करने पर ध्यान केंद्रित करें। सोचिए, सिर्फ उस एक छोटे से सचेत बदलाव का आपकी बातचीत पर और सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर क्या असर पड़ सकता है। क्या ऐसी छोटी छोटी